अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं हम उनकी एक्सप्लेनेशंस और आपको रेफरेंस भी देंगे कि किस ईयर नम्स या यूएचएस का कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे और उनका आपने कैसे आंसर करना है। हमने यही चीज़ें अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन की है, लेकिन इस वीडियो और उसमें डिफरेंस ये है कि जो इस वीडियोस के टॉपिक होंगे दे आर सम हाउ कंसेप्चुअल। ठीक है, ये आपका माइंड टेकिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यू विल बी रिक्वायर्ड to get almost everything information to completely cover this important topics। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि अगर तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको नम्स के यूएचएस के टेस्ट की जो अपडेट्स हैं कि टेस्ट कब होना है वो तारीख आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन पे वो रिसीव हो जाएगी। उसके बाद इस वीडियोस को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बल्कि उन अपने इन फ्रेंड्स को टैग करें, उनके साथ लिंक उनको सेंड करें जो नम्स या यूएचएस या ईटा एफएमडीसी या लम्स में अपीयर होना चाह रहे हैं। सबसे टॉप पे हमने आर्मी मेडिकल कॉलेज का लोगो लगाया है। इट मींस कि इट इज दिस इज जो दिस आर द प्रिपरेशन मटेरियल इज बेसिकली फॉर योर नम्स एंड टेस्ट प्रिपरेशंस। लेकिन उसके बाद वो नीचे लिखता है कि एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर द नम्स यूएचएस ईटा एफएमडीसी एंड लम्स। ईटा के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स केपी के से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा साथ साथ एफएमडीसी के लिए भी जिन स्टूडेंट्स जो इस्लामाबाद से बिलोंग्स करते हैं, जिन्होंने एफएमडीसी का एंट्री टेस्ट देना है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। साथ साथ लम्स यूनिवर्सिटी जो आप लोगों के सिंध में वाक़ है, ठीक है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज़ दिस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, और क्या इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग है व्हाट इज़ दी वेपर प्रेशर। उसके बाद नीचे मेंशन किया गया है कि इट इज़ इट दिस आर द एमसीक्यूज दैट आर प्रीवियसली फ्रॉम द नम्स टेस्ट 2018 as well as it is also came in last year for the University of Health Sciences। तो गाइस ये आप लोगों का रेफरेंस से पता चल ही गया होगा कि ये वेपर प्रेशर जो टॉपिक है हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द नम्स टेस्ट, ठीक है, और यूएचएस टेस्ट। तो आप लोगों के भी सामने भी जो एक्सप्लेनेशन दी जाएंगी इसको काइंडली केयरफुली ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप लोगों को जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो पिक हो जाएँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है, कहते हैं कि वेपर प्रेशर इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। गाइस सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि वेपर्स के ज़रिए एक लगाया जाता है। किसके वेपर्स होते हैं, वो एक लिक्विड के वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो उनसे जो प्रेशर लगता है उस चीज़ को बोला जाता है वेपर प्रेशर। अब ये किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं और किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करते, हम इन चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन विच इट डू नॉट डिपेंड्स, यानी कि किन चीज़ों के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो वो हमारे पास आ रहा है अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे, और सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। गाइस तो ये 1, 2 और 3 तीन फैक्टर्स हैं जिन पे वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड नहीं करता। लेट आप लोग ये समझे कि आपके पास एक स्टील वेसल है, ठीक है, जिस पे आप लोग हीट दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए लिक्विड है, तो उससे वेपर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है उन वेपर्स का प्रेशर, ये किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है कि वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपका लिक्विड कितना है, चाहे आपने उसमें 2 लीटर लिक्विड डाला हुआ है या 4 लिक्विड डाला हुआ है, तो उससे वेपर प्रेशर के फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कि चाहे तो आपका जो कंटेनर जिसमें आपने अपना लिक्विड डाला हुआ है, चाहे उसका साइज़ बड़ा है या चाहे उसका साइज़ छोटा है, तो वो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है कि जो सरफेस एरिया होता है लिक्विड का, ठीक है, सरफेस एरिया जो लिक्विड का होता है इसको इसका क्या असर होता है, ठीक है। आप इसका मतलब ये है कि आपने एक जो आपका स्टील वेसल था या जो कंटेनर था जिसकी जितनी भी वॉल्यूम थी आपने उसमें लिक्विड डाला, अब कितना एरिया उस लिक्विड ने ऑक्यूपाई किया है, चाहे तो वो पूरा फिल हो गया कंटेनर, चाहे हाफ फिल हो गया, जितना भी हुआ है, ठीक है, तो उससे वेपर प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड नीदर
सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो अब आप लोगों को पता चला कि किन किन चीज़ों पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। अब उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि वेपर प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि इन चीज़ों को चेंज करने से वेपर प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उस पर भी चेंजेस क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले आ रहा है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को किस किस तरह का लिक्विड है जिसको आप हीट अप कर रहे हो कि उससे वेपर प्रेशर बनेंगे। लाइक अगर आप एक वाटर को हीट करते हो तो उसके वेपर प्रेशर साथ समहाउ डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कोई थिकी लिक्विड है, लाइक आप मिल्क कह लो, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ है, ठीक है। तो अगर उनके साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो उनका वेपर प्रेशर भी वो भी यानी कि उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो और उसके अलावा जो अंदर लिक्विड है उसके अंदर फोर्सेस कैसी हैं, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वीक हैं। अगर वीक फोर्सेस हैं तो वेपर ज़्यादा क्रिएट होंगे, ठीक है। और अगर आपकी फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इससे क्या होता है, इससे जो वेपर प्रेशर है, जब वेपर्स हैं वो इतने ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में बाउंडेड रहेंगे। जब बाउंडेड रहते हैं तो वो मूव नहीं करेंगे, और जब मूव नहीं करते, उनके मूव ना करने से या उनकी मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन होने से उनकी जो वेपर्स है उनकी मौजूदगी वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर आप उस स्टील वेसल को दे रहे हो, ठीक है। चाहे अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो तो आपके जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो आप कम दे रहे हो टेम्परेचर तो फिर वो टाइम लगेगा, ठीक है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेपर प्रेशर। फिर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर और किन चीज़ों पे डिपेंड वो नहीं करता। तो ये मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन में कवर किया है। तो होपफुली अब आप लोगों को वेपर प्रेशर समझ आ गया होगा। फिर मैंने ये भी बता दिया कि नम्स और यूएचएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया जाता है नम्स के लिए 2020 के टेस्ट के लिए, वो जो हमारे पास नम्स और न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स को भी जो हम लोग कवर करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पास एक लिस्ट पड़ी होती है सिलेबस की, उसमें भी मोलैलिटी और मोलैलिटी आर ऑन द टॉप, ठीक है। इसमें इनकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है, और इनको मालूम करने का क्या तरीकाकार होता है, तो वो मैं सब सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन स्लाइड्स के ऊपर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन स्लाइड्स के ऊपर इतनी एक्सप्लेनेशंस नहीं होती हैं जितनी एक्सप्लेनेशंस मैं आप लोगों को एज एन ऑडियो, यानी कि जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ या मैं बोल रहा होता हूँ, तो इट इज़ बेटर टू जस्ट कंसिडर द स्लाइड एंड जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट आई एम सेइंग यू, ठीक है। तो आप लोग सुनते जाइए कि हम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसी से आप लोगों के सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे। तभी हमारी थर्ड स्लाइड है जिसमें मोलैलिटी और मोलैलिटी को डिफ़ाइन किया गया है, इनकी डेफिनेशन, फार्मूला, एग्जांपल नहीं लिखी गई, लेकिन एग्जांपल मैं आप लोगों को ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि मोलैलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। अच्छा, इस तरह के एमसीक्यूज पे आते हैं कि मोलैलिटी की रिप्रेजेंटेशन और मोलैरिटी की रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मोलैलिटी होती है ये हमेशा स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होती है, यानी कि छोटा एम, वो मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। और मोलैरिटी जो सा होता है ये कैसे रिप्रेजेंट होती है, ये हमेशा कैपिटल एम से, कैपिटल एम भी आपके सामने लिख दिया गया, ठीक है। अब मोलैलिटी कहता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मोलैलिटी इज़ दी सल्यूट अमाउंट, यानी कि सल्यूट की जो अमाउंट होती है जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व की जाती है, ठीक है। मोलैलिटी इज़ दी अमाउंट ऑफ द सल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो मोलैलिटी होती है, ये जो हम सल्यूट हमारा पार्टिकल होता है उसकी कितनी मिकदार है, उसकी कितनी क्वांटिटी है जो हमने अपने सोल्यूशन के अंदर या अपने सॉल्वेंट के अंदर डाली है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है, स्मॉल एम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि सोल जो सल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है एन, ठीक है। एन ऑफ सल्यूट आपने उसको डिवाइड कर देना है मैस ऑफ सॉल्वेंट से। लेट्स सपोज आपने शुगर को मिक्स करना है वाटर के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी मोलैलिटी फाइंड आउट करो, तो कैसे करनी है। अगर लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूँ कि आपने 6 मोल्स यूज़ किए हैं शुगर के और 2 kg था आपका वाटर, तो उसकी मोलैलिटी कितनी होगी। तो गाइस द आंसर इज 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 डायमीटर्स पर क्यूब, ठीक है। तो डायमीटर पर क्यूब इज द यूनिट ऑफ योर मोलैलिटी।
तो 3 आंसर आएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने सोल्व करना है, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसकी रिप्रेजेंटेशन और इसका फार्मूला और फिर एग्जांपल मैं आपको ओरली बता देता हूँ। मोलैरिटी कहता है कि अमाउंट ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन, यानी कि जो आपने सल्यूट लिया है, आपने उसके अंदर सोल्यूशन में डाला है, कितना सल्यूट डाला आपने अपने सोल्यूशन के अंदर, वो कहलाता है मोलैरिटी। लेट्स सपोज आप एक सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है, आपने उसके अंदर मज़ीद हाइड्रोजन या सल्फ़र ऐड किया है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड ये सोल्यूशन, तो आपने सल्यूट उसमें क्या डाल रहे हो, मज़ीद सल्फ़र डाली जा रहे हो। तो अगर आपने उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो वो कैपिटल M इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ सल्फर फॉर एग्जांपल, डिवाइड कर देना आपने उसको सोल्यूशन की वॉल्यूम से। वॉल्यूम भी गिवन होती है आपको पेपर में और मोल्स भी गिवन होते हैं। आपने सिंपल मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होती है और साथ यूनिट लिखना होता है। तो गाइस ये स्लाइड यहाँ तक आपको केयरफुली जो मैंने भी एक्सप्लेनेशन दी हैं इसको बार बार देखें, ताकि आपको मोलैरिटी, इनकी डेफिनेशन, इनका फार्मूला, इनकी रिप्रेजेंटेशन अलोंग विथ वेपर प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं एंड उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सब कुछ समझ आ जाए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो है व्हाट इज़ योर इंथैल्पी एंड हाउ इट इज़ मेजर्ड। इंथैल्पी क्या होता है और ये इसको हम कैसे मालूम करते हैं। वैसे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आ रही हैं आगे, ठीक है। स्लाइड्स में जो एक्सप्लेनेशन है वो कम है, लेकिन जितनी भी आप उसको नोट डाउन कर लें, बाकी जो मज़ीद फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों के साथ ऐसी कॉल पे डिस्कस करूँगा। देखें, कहता है कि व्हाट इज़ इंथैल्पी एंड हाउ टू मेजर इट, यानी कि इंथैल्पी क्या होता है और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसको मालूम करने के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आप लोगों ने क्या उसमें देना है, तो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ। कहता है कि इंथैल्पी जोन सा है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन अ सिस्टम। कहता है कि इंथैल्पी जोन सा ना एक हीट की अमाउंट है, यानी कि आप इस तरह कह लें कि आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन किया है, ठीक है। अब उसमें तो या तो हीट वो ऐड की जाती है केमिकल रिएक्शन के लिए, या हीट आपको ऐसा प्रोडक्ट आपकी हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आपने स्टडी करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो सा है, उसके अंदर कितने हीट कंटेंट है या फिर कितनी उसकी वैल्यू है, दैट इज़ कॉल्ड योर इंथैल्पी। अब आपने इसको मेजर कैसे करना है, हाउ टू मेजर यूर इंथैल्पी, ठीक है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्लास कैलोरीमीटर और सेकंड होता है हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। अब इन दो प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि ग्लास कैलोरीमीटर क्या होता है, इसमें फार्मूला दिया गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के सामने अभी रख देता हूँ। वैसे करते पेपर में क्वेश्चन आता है कि इस केमिकल रिएक्शन की जो इंथैल्पी है, यानी कि कितनी हीट रिलीज या कितनी हीट ऐड की है, वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है, वो आता है ग्लास कैलोरीमीटर। उसका एक फार्मूला होता है, वो होता है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी क्या होता है, ये मैं अभी भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एम जो सा होता है ना, दिस इज़ योर मैस, जो आपका मैस है, ठीक है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनका मैस। उसके बाद हमारे पास एस क्या चीज़ है, एस इज़ योर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट से क्या मुराद है कि आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें कितनी हीट इवॉल्व या जो सी होती है, उसकी जो स्पेसिफिक कंटेंट होता है वो आप एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो। टी होता है टेम्परेचर, आप केमिकल रिएक्शन कितना दे रहे हो। तो ये ग्लास किलोमीटर में आपको एम एस टी चीज़ें दी जाती है, आपने जस्ट क्यू हीट फाइंड आउट करनी होती है, जो हीट क्यू निकलती है वो एंथैल्पी कहलाती है। तो दिस इज़ योर प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड ग्लास कैलोरीमीटर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड आ रही है, दैट इज़ योर बॉम्ब कैलोरीमीटर, BOMB कैलोरीमीटर। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ तो आप लोग केयरफुली सुनिएगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर कहता है कि इनेबल्ड स्टील वेसल विद प्लेटिनम क्रूसिबल इनसाइड एंड अ प्रेशर ऑफ 20 atm। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, आर थ्योरेटिकल गाइस, ऐसे आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूँ कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है। देखिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास एक स्टील वेसल होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं आप उसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल में ये होता है कि आप जो स्टील वेसल, क्योंकि वो आयरन का बना होता है, जब आयरन किसी पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उससे क्रोजन होती है। तो अब आपने अगर उस स्टील वेसल को क्रोजन से बचाना है, तो उसको क्रोजन से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबलिंग करनी पड़ेगी। इनेबलिंग क्या होता है, इनेबलिंग होता है आप इसको पेंट कर सकते हो, पेंट से उसको क्रोजन नहीं होगा, लाइक इसको जंग वगैरह नहीं लगेगा। इसी तरह जिस तरह आप लोग इनेबलिंग अपने जो आउटडोर घरों
के जो गेट्स होते हैं उनको रेनिंग सीजन में जो उनको क्रोजन हो जाती है उससे बचाने के लिए आप लोग भी इनेबलिंग करते हो। तो इसी तरह इनेबलिंग आपने एक स्टील वेसल की भी इनेबलिंग की है। लेकिन अब इसका क्या क्या स्टेप होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। देखिए स्टील वेसल होता है, उसके अंदर ना आपने उसकी साइड्स जो से होती हैं वो तो आपने क्रोजन से बचाने के लिए उसकी इनेबलिंग कर दी है। इनेबलिंग करने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर स्टील वेसल के अंदर प्लेटिनम क्रूसिबल डालना है। प्लेटिनम क्रूसिबल आपके पास एक कंपाउंड होता है जो आप उस स्टील वेसल के अंदर ऐड कर दोगे। लेकिन ऐड करने के बाद आपको कितना प्रेशर चाहिए, यानी कि किस प्रेशर पे जो प्लेटिनम क्रूसिबल जो स्टील वेसल के अंदर है वो हमें हीट कंटेंट बताएगा। वो प्रेशर आप लोग लिख लें, ये ऐसे ना एमसीक्यूज पेपर में आता है। द प्लेटिनम क्रूसिबल इनसाइड टेम्परेचर और प्रेशर इज़ योर 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें 20 एटीएम का प्रेशर दिया जाता है जब हमने प्लेटिनम क्रूसिबल को एक स्टील्ड एनेबल्ड वेसल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है और कौन कौन से थियोरेटिकल प्रोसेसेस हैं एंथैल्पी को मालूम करने के लिए। गाइस जो ग्लास कैलोरीमीटर है और जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, दिस आर योर एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि देखें ना इसमें तो आपको साफ पता चल रहा है आपने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया। देखें ग्लास कैलोरीमीटर में आपने MST की वैल्यू फाइंड करके एंथैल्पी मालूम की है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर ने आपने एक स्टील वेसल को प्लेटिनम क्रूसिबल ऐड करके प्रेशर दे के सर उसको इनेबलिंग करके आपने हीट कंटेंट फाइंड आउट किया। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है ना। तो थियोरेटिकल प्रोसेस क्या होता है, थियोरेटिकल प्रोसेस ये होता है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस। आप एक केमिकल रिएक्शन करते हो, आप देखते हो कि ये केमिकल रिएक्शन जो है किस स्पीड पे, ठीक है, और इसमें हमें कितनी हीट मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड योर थियोरेटिकल प्रोसेस। लेकिन अब थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में से बेहतर कौन सा है, तो गाइस इस दोनों में से जो बेहतर प्रोसेस है ना दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल, जो आपको एक रियल वैल्यू देता है। और थियोरेटिकल वैल्यू आपके जस्ट नॉलेज बेस्ड होता है और ये समटाइम्स गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक विच आर योर ग्लास कैलोरीमीटर एंड द बॉम्ब कैलोरीमीटर आर ऑलमोस्ट बेस्ट एज कम्पेयर टू योर थियोरेटिकल प्रोसेसेस। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि एंथैल्पी, जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी होती है वो क्या होता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है। गाइस इसको केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा, ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो सा होता है, इट इज़ द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट दैट फर्दर डिल्यूशन रिजल्ट्स इन नो हीट चेंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि वो हीट, एंथैल्पी का मतलब होता है हीट। तो कहता है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि वो हीट जो चाहे तो रिलीज़ हो रही होती है, चाहे आप उसमें ऐड करते हो। कब? तब जब आप 1 मोल जो सा होता है सब्सटेंस का डिज़ोल्व करते हो सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी डिल्यूशन कर लो, जितना मर्ज़ी आप उसमें मज़ीद जो सा मटेरियल ऐड कर लो, सब्सटेंस ऐड कर लो, तो उससे हीट चेंज जो सा है वो नहीं होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज एडेड इन अ सॉल्यूशन दैट फर्दर एनी काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन नो चेंज ऑफ हीट, यानी कि उसमें फिर कोई हीट चेंज नहीं होगी। इसमें मैंने आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने क्रिएट की है, NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, जिसमें आपने एक्वा के साथ वाटर के साथ उसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करके हमारा प्रोडक्ट क्या है, NH4Cl कन्वर्ट हो जाता है एक्वस की फॉर्म में। एक्वस का मतलब होता है पानी या वाटर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें कितनी हीट आपने की है, 16.2 किलो जॉल आपको पर मोल है। तो ये प्लस का साइन है, प्लस का मतलब है कि इसमें हीट आप एब्जॉर्ब, यानी कि आपने रिएक्टेंट्स के अंदर हीट डाली है। इसमें एक और चीज़ देखें, किलो जॉल पर मोल, एक ये हीट का यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसको आप लोग इसी तरह आप लोगों ने याद करनी है, और इसकी डेफिनेशन भी जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी गई। लेकिन अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, नम्स टेस्ट के लिए और UHS टेस्ट के लिए, उन सब कैंडिडेट्स के लिए जो इन टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, एज वेल एज FMDC, ईटा और लम्स के कैंडिडेट्स के लिए भी। ठीक है, तो स्पेशली नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स जिनका क्विज भी है, तो इस वीडियोस को काइंडली 10 या 12 बार देखें ताकि आप लोगों की अच्छे से अच्छे इसकी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जैसी टेस्ट की डेट आती है तो आपको ऑटोमेटिकली मोबाइल पे मैसेजेस आ जाए। और इसी तरह इस चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको फर्दर से फर्दर जिसको भी हेल्प चाहिए वो हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।